फेंग शू से मिलिए, जो कॉलेज के दूसरे साल का छात्र है और एक सर्द, अलग थलग रहने वाली अपनी छवि बनाए रखने के लिए पूरी तरह से खामोश रहता है। उसकी डेस्कमेट शैन बोयू एक पक्की बातूनी लड़की है, जो उसे अपनी बातें सुनने वाले एक निजी श्रोता की तरह मानती है। उसे पूरी तरह से गूंगा समझकर वो बिना किसी डर के अपने रोजमर्रा के सारे किस्से उसके साथ शेयर करती है। यहाँ तक कि वो मजाक मजाक में उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि वो उसे मना नहीं कर सकता। लेकिन जब वो शारीरिक रूप से दबाव डालकर उसे जवाब देने के लिए मजबूर करती है, तो वो बोलकर उसे चौंका देता है। वो बड़ी मुश्किल से एक जवाब देता है, जिससे पता चलता है कि वो असल में बोल सकता है। हालांकि ऐसा करने में उसे बहुत दर्द होता है। बचपन के एक हादसे ने उसके वोकल कॉर्ड्स, स्वर यंत्र को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से उसका एक एक शब्द बोलना दर्दनाक हो गया था। शैन बोयू पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाती है, ये जानकर कि उसने उसके बताए हुए हर शर्मनाक राज को सुना और समझा है। ये एहसास कि वो उसकी सारी गपशप के बारे में जानता है उसे शर्म से लाल कर देता है। अपनी शुरुआती शर्मिंदगी के बावजूद उसके प्रति उसका रवैया पूरी तरह से बदलने लगता है। वो महज एक शोर मचाने वाली डेस्कमेट से एक ऐसी इंसान में बदल जाती है जो सच में उसकी परवाह करती है। अपना इकलौता सच्चा दोस्त खोने के डर से फेंग शू गले को आराम देने वाली गोलियां लेना शुरू कर देता है। उसकी आवाज ठीक करने की ठान कर शैन बोयू उसे सीधे एक अस्पताल ले जाती है, ताकि उसका सही से चेकअप हो सके। एक दर्दनाक फ्लैशबैक से उसके इस सदमे की जड़ का पता चलता है, जिसमें उसका शारीरिक शोषण से भरा बचपन दिखाई देता है। उसके वोकल कॉर्ड्स में आई एक चोट ने उसकी आवाज छीन ली थी, जबकि उसकी मां बेबसी से रोती रह गई थी। उस भयानक दिन के बाद से उसने फिर कभी नॉर्मल तरीके से बोल पाने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी। लेकिन डॉक्टर उम्मीद की एक किरण जगाता है और बताता है कि उसकी इस हालत का अभी भी इलाज किया जा सकता है। अचानक नॉवेल की ओरिजिनल फीमेल लीड शाओ चुक्शिया उसे दालान हॉलवे में देख लेती है। वो चिंता जताने की कोशिश करती है, लेकिन शैन बोयू तुरंत बीच में आकर उसे रोक देती है। वो आक्रामक रूप से हिफाजत करने वाली विलेनेस उसे पीछे हटने को कहती है और ऐलान करती है कि उसके इलाज से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसे अस्पताल की छत पर ले जाकर शैन बोयू बहुत ही नरमी से उसकी खामोशी के बारे में उससे सवाल करती है। दर्द को बर्दाश्त करते हुए फेंग शू किसी तरह भारी आवाज में उसका नाम पुकारकर हामी भरता है। वो घबराते हुए उसे एक नोट देता है, जिसमें पूछा गया होता है कि डॉक्टर ने असल में क्या बीमारी बताई है। वो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे तसल्ली देती है कि इलाज मुमकिन है, हालांकि ये प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल होगी। वो मुश्किल प्रक्रिया असल में उसका लगातार उस पर दबाव डालकर बोलने की प्रैक्टिस करवाना साबित होती है। जब वो उसकी गपशप वाले सवालों का सही जवाब देता है, तो वो इतनी खुश हो जाती है कि उसे गले लगाने की कोशिश करती है। वो मजाकिया अंदाज में उसे मिलिट्री मैरिज, फौजी शादी की धमकी भी देती है अगर वो बात करने से मना करता है। उसकी लगातार की जाने वाली टोक टाक आखिरकार उसकी ढाल को तोड़ देती है और उसे भारी आवाज में माफी मांगने पर मजबूर कर देती है। पूरा स्कूल ये गपशप करने लगता है कि विलेनेस उसके रूखेपन की वजह से पागल हो गई है, लेकिन असल में उसके ये अजीब तरीके काम कर रहे होते हैं और धीरे धीरे उसकी रोजमर्रा की शब्दावली को बढ़ा रहे होते हैं। जब शाओ चुक्शिया दोबारा बीच में दखल देने की कोशिश करती है, तो शैन बोयू उसे सख्ती से उससे दूर खींच लेती है। इसके बाद शैन बोयू उसके बोलने के तरीके को सुधारने के लिए प्राइमरी स्कूल वाले जानवरों के फ्लैश कार्ड्स का सहारा लेती है। जब वो इस अभ्यास में बहुत बुरी तरह फेल हो जाता है, तो वो एक बहुत ही सीधा तरीका आजमाने का फैसला करती है। वो उसके बेहद करीब आ जाती है और एक नया वाक्य सीखने के लिए उसे अपने होंठ पढ़ने पर मजबूर करती है। उसके इतने करीब आने से घबराकर वो गलती से उस शब्द को बोल पड़ता है। जैसे ही सर्दियों की छुट्टियां आती हैं, वो उसके पास दवाइयों का स्टॉक जमा कर देती है और हिदायत देती है कि वो इन्हें समय पर ले। वो बहुत ही सावधानी से उन गोलियों को अपने बैग में छिपा लेता है, इस डर से कि कहीं उसका जहरीला परिवार उन्हें ढूंढ न ले। घर लौटने का मतलब था अपनी बेरंग हकीकत का सामना करना, और वो डरते हुए एक गंदे से अपार्टमेंट में कदम रखता है। उसका बिगड़ा हुआ छोटा भाई तुरंत उसके बैग की तलाशी लेता है और उसकी कॉलेज की मैथ की किताब का मजाक उड़ाता है। परिवार के साथ रात का खाना बहुत ही तनावपूर्ण और दयनीय होता है, जो उनके ताने मारने वाली बातों से भरा होता है। उसका शराबी पिता बहुत ही बेरहमी से ऐलान करता है कि एक गूंगे का कॉलेज जाना पूरी तरह से पैसे की बर्बादी है। वो जिद करता है कि फेंग शू को तुरंत पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और पैसे कमाने के लिए किसी कारखाने में काम करना चाहिए। शैन बोयू की धैर्य से कराई गई वोकल ट्रेनिंग को याद करके आखिरकार फेंग शू अपनी हिम्मत जुटाता है। वो अपनी ठीक हो रही आवाज का इस्तेमाल करके अपने पिता का विरोध करता है और दृढ़ता से कहता है कि वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। इतने सालों की खामोशी के बाद उसे बोलता हुआ सुनकर उसकी मां हैरान रह जाती है और खुशी से झूम उठती है, लेकिन उसका पिता आग बबूला हो जाता है। उसे लगता है कि उसके ही बेटे ने गूंगा होने का नाटक करके उसे धोखा दिया है। उस खौफनाक गुस्से से बिना डरे फेंग शू मजबूती से अपनी बात दोहराता है कि वो अपनी डिग्री पूरी करेगा। इस खुली बगावत से बौखलाकर उसका पिता उसे और उसके सामान को बेरहमी से लात मारकर घर से बाहर निकाल देता है। उसकी रोती हुई माँ उसके पीछे पीछे दालान तक आती है और उससे मिन्नतें करती हैं कि वो अपने पिता से न लड़े। वो जमती हुई बर्फबारी में आगे बढ़ जाता है और अपने उस जहरीले पारिवारिक माहौल को पीछे छोड़ने का फैसला करता है। अचानक शाओ चुक्शिया सड़क पर आती है और उसे अपने घर पर रुकने का ऑफर देती है।
है, लेकिन फेंग शू बहुत ही रूखेपन से उसे मना कर देता है, ये याद करते हुए कि कैसे उसने उसके बचपन में हुए शारीरिक शोषण को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। उसकी इस देर से आई दया को ठुकराते हुए वो अकेले ही अपना सूटकेस घसीटते हुए उस बेरहम सर्दियों की रात में आगे बढ़ जाता है। रहने की जगह ढूंढने की मजबूरी में उसे एक 24 घंटे खुलने वाले कन्वीनियंस स्टोर में नाइट शिफ्ट की एक बहुत ही थका देने वाली नौकरी मिल जाती है। उसकी तनख्वाह बहुत खराब होती है और कोई छुट्टी भी नहीं होती, लेकिन इसके बदले उसे पीछे स्टोर रूम में सोने के लिए एक बिस्तर मिल जाता है। उसके चोटिल चेहरे और मजबूरी भरे हालात देखकर स्टोर मैनेजर को उस पर दया आ जाती है। उस ठंडे फर्श पर अपना थोड़ा सा सामान खोलते हुए उसे अपनी माँ का पुराना सिलाई वाला पाउच मिलता है। उसके अंदर 500 युआन होते हैं, वो पैसे जो उसने उसकी पढ़ाई में मदद करने के लिए छुप छुप कर थोड़ा थोड़ा करके जोड़े थे। उसका वो खामोश और मजबूरी भरा बलिदान उस जमते हुए और छोटे से स्टोर रूम में उसकी आंखों में आंसू ला देता है। संपर्क में रहने का वादा करने के बावजूद उसने पूरी छुट्टियों के दौरान एक बार भी शेन बोयू से संपर्क नहीं किया होता है। न्यू ईयर की शाम पर जैसे ही उल्टी गिनती शुरू होती है, वो आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसका नंबर डायल करता है। शेन बोयू फोन उठाती है और गुस्से में पूछती है कि वो अपनी दवाइयां क्यों नहीं ले रहा है या उसे कॉल क्यों नहीं कर रहा है। फोन पर उसकी वो खामोश और भारी आवाज वाली माफी सुनकर वो तुरंत समझ जाती है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उस कन्वीनियंस स्टोर की कॉलर आईडी को ट्रैक करते हुए वो दृढ़ निश्चयी विलेनेस किसी तरह उसे ढूंढ निकालती है। वो बर्फबारी के बीच उसके स्टोर के ठीक बाहर खड़ी होती है, जो सचमुच किसी न्यू ईयर के चमत्कार की तरह लग रही होती है। जज्बातों में बहकर फेंग शू बाहर की तरफ दौड़ता है और उसे खींचकर बहुत ही कसकर और बेकरारी से गले लगा लेता है। उसे अकेला छोड़ने से इनकार करते हुए वो रात बिताने के लिए उसके छोटे से स्टोर रूम के बिस्तर में जबरदस्ती साथ सोने का फैसला करती है। जैसे ही वो अंधेरे में धीरे से शुक्रिया कहता है, वो बताती है कि वो अब तक जाग रही थी और सब सुन रही थी। उस तंग स्टोर रूम की गर्माहट अगली सुबह तक बनी रहती है, क्योंकि शेन बुयू नींद में भी फेंग शू का हाथ छोड़ने से मना कर देती है। जब वो उठता है तो वो बताती है कि वो आधिकारिक तौर पर कन्वीनियंस स्टोर में उसकी सहकर्मी के रूप में उसके साथ जुड़ गई है, लेकिन वो वहां सिर्फ उसका साथ देने के लिए नहीं है, वो उसके लिए दवाइयां लाती हैं, इस दृढ़ संकल्प के साथ कि वो उसकी आवाज को पूरी तरह से वापस लाने में मदद करेगी। उसके इस अटूट साथ को उनका मैनेजर भी नोटिस करता है, जो एक समझदार मुस्कान के साथ उनके इस बंधन को देखता है। स्कूल वापस लौटने पर शेन बुयू की कोशिशों का जश्न मनाया जाता है और उसके क्लासमेट्स फेंग शू को ठीक करने के लिए उसे एक चमत्कार करने वाले के रूप में सराहते हैं। जहां एक तरफ वो नॉर्मल दिखने का नाटक करती है, वहीं दूसरी तरफ वो छुपकर अपनी इस कामयाबी का जश्न मनाती है और फेंग शू सिर्फ अपनी किस्मत पर हैरान ही हो सकता है। जैसे ही छुट्टियां नजदीक आती हैं, शेन बुयू जिद करती है कि फेंग शू उसकी माँ से मिलने के लिए उसके साथ घर चले। हालांकि शुरुआत में वो मना कर देता है, क्योंकि उसे किसी अमीर परिवार वाले घिसे पिटे टकराव का डर होता है। लेकिन शेन बुयू ना सुनने को तैयार नहीं होती है और एक बहुत ही मजाकिया और हद से ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद उसके पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। उसके आलीशान पुश्तैनी घर पहुंचने पर फेंग शू का स्वागत उसकी बेहद मिलनसार और ग्रेसफुल माँ करती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। फिर भी जैसे ही वो एक शानदार दावत के लिए बैठते हैं, उसकी घबराहट बढ़ जाती है और वो इस पक्की मांग का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे। जब शेन बुयू को किसी काम से बाहर भेजा जाता है तो माहौल तुरंत बदल जाता है। उसकी माँ बताती है कि शेन बुयू के पिता चाहते हैं कि वो विदेश में पढ़ाई करे और परिवार का बिजनेस संभालें। अगर वो उनकी बात नहीं मानती है तो उसे पूरी तरह से बेदखल कर दिया जाएगा। और फेंग शू अपना इशारा समझते हुए उसे जाने के लिए मनाने का वादा करता है, लेकिन उसकी माँ पूरी कहानी ही पलट देती है। वो उसका हाथ पकड़ती है और अपना असली इरादा जाहिर करती है। वो चाहती है कि फेंग शू भी उसके साथ जाए। वो विदेश में उसकी पूरी पढ़ाई और रहने का खर्च उठाने का ऑफर देती है, क्योंकि वो उसे एक बोझ के रूप में नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए एक परफेक्ट सहारे के रूप में देखती है। उसके इस सच्चे अपनापन से भावुक होकर फेंग शू मान जाता है। ठीक तभी शेन बुयू वो तोहफा लेकर लौटती है जिसे लाने के लिए उसकी माँ ने उसे भेजा था। बॉक्स को खोलने पर वो उसे प्रॉपर्टी के कागजातों से भरा हुआ पाते हैं। उसकी माँ बहुत ही कैजुअल अंदाज में वो सब अपने होने वाले दामाद को तोहफे में दे देती है, जिससे वो जहां भी रहने का फैसला करें उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। ये महसूस करते हुए कि इसका मतलब है कि उसे विदेश भेजा जा रहा है, शेन बुयू शुरुआत में बहुत गुस्सा होती है, जब तक कि उसे पता नहीं चलता कि फेंग शू भी साथ आ रहा है। उसका गुस्सा तुरंत उड़नछू हो जाता है और बेहद खुशी में बदल जाता है और वो उत्साह के साथ उनके एक साथ रहने की योजना बनाने लगती है। उनके देश छोड़ने से ठीक पहले फेंग शू के अतीत का एक भूत सामने आ जाता है, उसकी बचपन की दोस्त शाओ शुक्शिया, जो इशारा करती है कि विदेश पहुंचने के बाद वो अमीर वारिस आसानी से अपना मन बदल सकती है। इससे पहले कि फेंग शू जवाब दे पाता, शेन बुयू आक्रामक रूप से बीच में आ जाती है और इस अचानक आई दुश्मन से अपने प्यार को बचाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर शुक्शिया एक अजीब सी गलतफहमी जाहिर करती है, ये दावा करते हुए कि उनकी दुनिया एक नॉवल है जहां वो असली हीरोइन है और शेन बुयू सिर्फ एक विलेनेस है जिसने उसकी जगह छीन ली है। रोते हुए वो उनके बचपन के एक अहम पल के लिए अपना पछतावा कबूल करती है। सालों पहले
जब शोषण का शिकार हुआ एक छोटा फैंग शू एक अंधेरे दालान में अकेला दुबका हुआ था, तो क्यूक्शिया ने उसे पानी की एक बोतल देकर एक पल की दया दिखाई थी, लेकिन फिर अपना दरवाजा लॉक करके उसे ठंड में तड़पने के लिए छोड़ दिया था। वर्तमान में फैंग शू उससे कहता है कि वो उसे दोष नहीं देता, लेकिन उसकी ये देर से मांगी गई माफी अतीत को नहीं मिटा सकती। बहुत सुन लेने के बाद शेन बुयू क्यूक्शिया को धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है और उसके इस तरह से पीड़ित बनने के नाटक को बहुत ही आक्रामकता से बंद करा देती है। फैंग शू बहुत प्यार से शेन बुयू को पीछे खींचता है और बचपन की एक निशानी क्यूक्शिया को वापस कर देता है और आखिरकार उस आखिरी धागे को भी तोड़ देता है जो उसे उसके दर्दनाक अतीत से जोड़ता था। जब क्यूक्शिया पूछती है कि क्या वो कभी घर वापस आएगा, तो वो बहुत रूखेपन से कहता है कि वो जगह कभी उसका घर थी ही नहीं। एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले फैंग शू ये सुनिश्चित करता है कि उसके जहरीले परिवार को सजा मिले और वो सालों से जमा किए गए सबूत पुलिस को सौंप देता है ताकि उनकी बर्बादी पक्की हो सके। अपने अतीत से आजाद होकर फांग शू शेन बुयू का हाथ थामे लंदन की अपनी फ्लाइट की ओर बढ़ता है, एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार। यूके पहुंचने पर फांग शू को एहसास होता है कि शेन की मां ने उनके लिए जो घर खरीदा है वो असल में एक बहुत विशाल और आलीशान महल जैसी प्रॉपर्टी है, और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि इस बेहद कीमती प्रॉपर्टी के कागजात सिर्फ और सिर्फ उसी के नाम पर हैं। इतने बड़े घर के बावजूद शेन बुयू शिकायत करती है कि उनके बेडरूम बहुत दूर हैं, और ये बहाना बनाते हुए कि उसे सुलाने के लिए किसी की जरूरत है, वो अपना गद्दा खींचकर सीधे उसी के कमरे में ले आती है। वो उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए तुरंत सोने का नाटक करती है। उसकी इन हरकतों से खुश होकर फैंग शू भी उसका साथ देता है और उसके करीब झुक जाता है। अपना नाटक ज्यादा देर तक न चला पाने के कारण वो खुशी से उछलकर उसकी बाहों में आ जाती है। वो एक दूसरे को खींचकर उस गद्दे पर गिर जाते हैं और एक बहुत ही प्यारे और स्नेह भरे अंदाज में गले लग जाते हैं। समय बीतता है और घर वापस शेन बुयू के पहले से सख्त रहने वाले पिता को एक ऐसी चौंकाने वाली खबर मिलती है जो उन्हें जोर जोर से हंसने पर मजबूर कर देती है। फांग शू के प्रति उनके रवैये में चमत्कारी रूप से 180 डिग्री का बदलाव आ जाता है और वो खुशी खुशी उनकी शादी की सारी व्यवस्था खुद करने की योजना बनाते हैं। फांग शू इस अचानक और इतने जबरदस्त अप्रूवल से पूरी तरह से हैरान रह जाता है और शेन बुयू से पूछता है कि उसने अपने पिता पर किस तरह का जादू किया है। जवाब में वो बस एक शरारती सी मुस्कान दे देती है। उसके सपाट पेट पर नजर पड़ते ही फांग शू समझ जाता है कि उसने अपने पिता को मजबूर करने के लिए बस प्रेग्नेंट होने का झूठ बोला था। चूंकि झूठ अब सबके सामने था, इसलिए दिखावा बनाए रखने के लिए उनके पास जल्दबाजी में एक आलीशान शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। शादी के बाद शेन बुयू के पिता लगातार उनके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं और अपने पोते पोती के आने के लक्षणों के लिए उसके पेट पर उत्सुकता से नजर रखते हैं। इस धोखे को बनाए रखने के लिए शेन बुयू बड़ी ही चालाकी से उनके शक को दूर कर देती है और उन पर दबाव डालकर बच्चे के लिए एक एडवांस तोहफे के तौर पर एक बहुत बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने में सफल हो जाती है। कागजातों पर साइन करते हुए फैंग शू थोड़ा डरा हुआ होता है कि कैसे उसकी पत्नी कितनी आसानी से अपने ही पिता को चूना लगा रही है, लेकिन उसे यह भी एहसास होता है कि इस झूठ को बनाए रखने के लिए अब उन्हें सच में एक बच्चा पैदा करना होगा। 1 साल बाद वो झूठ हकीकत में बदल जाता है जब फैंग शू डिलीवरी रूम के बाहर घबराहट में चक्कर लगा रहा होता है। नर्सरी के अंदर चेहरे पर चमक लिए शेन बुयू अपनी नवजात बेटी को पकड़े होती है, जबकि नाना उस बच्ची पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लेते हैं। नानी तुरंत बीच बचाव करती है, जिससे इस बात पर एक मजाकिया जंग छिड़ जाती है कि उनकी उस प्यारी सी नातिन को कौन गोद में लेगा। इस खुशी भरे हंगामे के बीच फांग शू अपनी थकी हुई लेकिन खुशहाल पत्नी को प्यार से गले लगा लेता है। वो अपनी बेटी का नाम फैंग शाओनिंग रखते हैं, एक सीधा सादा नाम जिसका जश्न वो बेहद खुश नाना नानी उसके लिए एक बहुत बड़ा कस्टमाइज्ड सोने का लॉकेट बनवाकर मनाते हैं। माए बनने का एहसास हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहने वाली शेन बुयू को एक नर्वस इंसान में बदल देता है, जो सनक की हद तक बच्चे के फॉर्मूला दूध का तापमान नापती रहती है। वो आक्रामक रूप से कसम खाती है कि भविष्य में जो कोई भी उसकी बेटी को परेशान करने की जुर्रत करेगा वो उसे अपने हाथों से तबाह कर देगी, जिससे फेंग शू उसे याद दिलाता है कि वो थोड़ा प्यार उसके लिए भी बचा कर रखे। वो उसे तसल्ली देता है कि वो आज भी उतनी ही खूबसूरत है और वो उससे उतना ही प्यार करता है, जिसे सुनकर खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाओनिंग की बेहद आलीशान पहली बर्थडे पार्टी में उसके नाना उसे सोने की एक ईंट पकड़ने के लिए फुसलाने की कोशिश करते हैं ताकि एक वारिस के तौर पर उसका भविष्य पक्का हो सके, लेकिन शेन ब्यू उसे बस एक खिलौना चुनने और खुश रहने के लिए बढ़ावा देती है। दौलत और खिलौनों को अनदेखा करते हुए छोटी शाओनिंग रेंगते हुए सीधे टेबल के पास से गुजर जाती है और अपनी माँ का पैर पकड़ लेती है, जिससे साबित हो जाता है कि वो अभी से मम्मा की लाडली है। नाना मजाकिया अंदाज में पूरी तरह टूट जाते हैं, जबकि नानी मजाक उड़ाते हुए उनकी इस हार पर चुटकी लेती हैं।
अपने परिवार को एक साथ हंसते हुए देखकर फेंग शू सोचता है कि कैसे उसकी कभी खामोश रहने वाली जिंदगी अब खूबसूरत शोर से भर गई है। हालांकि उनकी इस पारिवारिक खुशी में जल्द ही एक मजाकिया मोड़ आ जाता है जब शाओनिंग अपने पिता से बहुत ज्यादा घुल मिल जाती है। शेन बुयू, जो खुद को बहुत ज्यादा इग्नोर महसूस कर रही होती है, फेंग शू को उनके बेडरूम में घेर लेती है और रोते हुए शिकायत करती है कि वो अपना सारा समय उनकी बेटी के साथ बिताता है और उसे अनदेखा करता है। उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की मिन्नतें करते हुए वो उस रात उसकी बाहों में सोने के लिए कहती है। अपने पति के साथ अकेले कुछ वक्त बिताने के लिए बेकरार शेन बुयू तुरंत एक प्लान बनाती है। वो चुपके से नर्सरी में जाती है, सोती हुई शाओनिंग को उठाती है और बिना किसी परवाह के बच्ची को उसके नाना के ऊपर डाल आती है। इस रुकावट के दूर होने के बाद वो फेंग शू के साथ बिस्तर पर कूद पड़ती है और आखिरकार सिर्फ उन दोनों के लिए एक रोमांटिक रात पक्की कर लेती है। वीकेंड की भारी भीड़ भाड़ में फेंग शू और शेन बुयू अपनी छोटी बेटी शाओनिंग के साथ परिवार की शॉपिंग ट्रिप का मजा लेते हैं। एक नई केक शॉप देखकर शेन बुयू उत्साह से उस बहुत लंबी लाइन में लग जाती है और फेंग शू को आराम करने के लिए छोड़ देती है। फेंग शू एक आरामदायक लाउंज चेयर पर बैठ जाता है और उसकी वेडिंग रिंग की शानदार चमक उसकी नई मिली शांति को बयां कर रही होती है। लेकिन ये शांति तब भंग हो जाती है जब उसकी वहम में जीने वाली एक्स शाओ शूक्शिया अचानक मुड़े तुड़े पर्चे फ्लायर पकड़े हुए वहां आ जाती है। क्यूक्शिया की जिंदगी लगातार नीचे गिरती जा रही थी, जो नौकरी छूटने, तीखी बहसों और एक बहुत बुरे ब्रेकअप से भरी थी, अब मॉल में पर्चे बांटने तक सिमट कर रह गई। वो फेंग शू को घूरती है, जो उसकी आरामदायक जिंदगी से चिढ़ी हुई होती है। निराश और गुस्से में क्यूक्शिया आगे बढ़ती है और पागलों की तरह दावा करती है कि फेंग शू अब भी उसका है। इससे पहले कि वो उसे छू पाती, शेन बुयू आ जाती है और उसकी बर्फीली घूरती हुई नजरों से शूक्शिया के कदम वहीं जम जाते हैं। जमीन पर गिरी हुई शूक्शिया के ऊपर शान से खड़ी होकर शेन बुयू अपना दबदबा दिखाती है और ऐलान करती है कि फेंग शू उसका कानूनी पति है। इस आमने सामने से नफरत करते हुए शेन बुयू बहुत ही सख्ती से फेंग शू का हाथ पहुंचती है, इस इरादे से कि शूक्शिया की मौजूदगी का कोई भी निशान न बचे। क्यूक्शिया को फर्श पर गिड़गिड़ाते हुए छोड़कर वो शादीशुदा जोड़ा एक दूसरे की उंगलियों में उंगलियां फंसाता है और वहां से चला जाता है। बाहर जाकर शेन बुयू मजाकिया अंदाज में मुंह फुला लेती है, इस बात से चिढ़कर कि उसे क्यूक्शिया को 2-4 लात मारने का मौका नहीं मिला। फेंग शू उसे तसल्ली देता है और बहुत ही नरमी से मानता है कि उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। हाई स्कूल का एक फ्लैशबैक दिखाता है कि ये गहरा प्यार कैसे शुरू हुआ था, जब शेन बुयू एक खामोश फेंग शू के बगल में आकर बैठती है, ये महसूस करते हुए कि वो कभी नहीं बोलता। वो पूरे उत्साह के साथ उसे अपना निजी गुप्त रूप से बातें सुनने वाला श्रोता मान लेती है। उस दिन के बाद से वो उस शांत लड़के पर अपनी कभी न खत्म होने वाली बातों की बौछार कर देती है, वो भी बिना कुछ छुपाए। एक सुबह सूरज की रोशनी फेंग शू के चेहरे पर एकदम सही से पड़ती है और शेन बुयू तुरंत उस पर फिदा हो जाती है। अपने इस अचानक हुए प्यार को न रोक पाते हुए वो अपनी किताब जोर से नीचे पटकती है और बिना सोचे समझे शादी का प्रस्ताव रख देती है। चौंक कर आखिरकार फेंग शू कुछ बोलता है, जिससे शेन बुयू खुशी से मजाक में उसका चेहरा दबाने लगती है। सर्दियों की जमा देने वाली छुट्टियों के दौरान एक परेशान शेन बुयू फेंग शू को ढूंढते हुए एक 24 घंटे खुलने वाले कन्वीनियंस स्टोर में पहुंच जाती है। वो उसे एक अंधेरे बिना हीटर वाले स्टोर रूम में कांपता हुआ पाती है, जो उसके परिवार की उसके प्रति भारी लापरवाही को उजागर करता है। जैसे ही फेंग शू नींद में उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, शेन बुयू का दिल पूरी तरह से पिघल जाता है। उसकी रक्षा करने की ठान कर वो गर्व से उसी स्टोर में नौकरी ले लेती है और खुद को उसकी जीवन भर की गार्जियन रक्षक घोषित कर देती है। उनके भागने की कहानी पर वापस लौटते हुए शेन बुयू लंदन जाने के लिए फेंग शू के सूट पैक करने में उसकी मदद करती है। क्यूक्शिया की ढीठ फितरत को जानते हुए शेन बुयू इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करती है। एक आश्वस्त मुस्कान के साथ वो क्यूक्शिया के भड़के हुए एक्स बॉयफ्रेंड को एक पर्दाफाश करने वाली ऑडियो फाइल फॉरवर्ड कर देती है। कुछ समय बाद लंदन की उनकी आलीशान हवेली में फेंग शू बड़े प्यार से अपनी नवजात बेटी को देख रहा होता है। शेन बुयू, जो आधे घंटे से खुद को इग्नोर महसूस कर रही होती है, मजाकिया तरीके से पीछे मुंह फुलाने लगती है। इस बात से चिढ़कर कि वो अपने पति के प्यार की जंग एक बच्ची से हार रही है, वो एक प्लान बनाती है। वो अचानक से फर्श पर गिर जाती है और उसका ध्यान खींचने की एक अजीब सी कोशिश में अपनी चप्पल उतार फेंकती है। अपने पैर की उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए वो अजीब तरीके से एक दिल का आकार बनाती है, जिससे फेंग शू जोर से हंसने पर मजबूर हो जाता है। फेंग शू उसके करीब झुकता है और अपनी पागल पत्नी को प्यार से याद दिलाता है कि वो आज भी वही है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। पूरा परिवार एक धूप भरी दोपहर में सोफे पर एक साथ एक पिक्चर बुक पढ़ते हुए आराम से बैठता है। शेन बुयू ताजे तरबूज की एक प्लेट लेकर आती है, जो उनकी इस घरेलू खुशी की तस्वीर को पूरा कर देता है। जैसे ही शाओनिंग किताब देखकर खुशी से तुतलाती है, शेन बुयू की आंखें अत्यधिक खुशी के आंसुओं से भर आती हैं। फेंग शू की आंखों में देखते हुए
वो आने वाले हर जन्म तक उनकी इस खुशी की डटकर हिफाजत करने की कसम खाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और आप आगे भी ऐसे ही धमाकेदार मनवा और एनिमी स्टोरी के रीकैप्स देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।